नमस्कार। आज हम वेदों और उपनिषदों में उच्च स्तरीय ज्ञान रखने वाली मिथिला की विदुषी गार्गी के विषय में जानेंगे। गार्गी अपने समकालीन पुरुष दार्शनिकों के समकक्ष या उनसे अधिक ज्ञानवती मानी जाती थीं। गार्गी को मिथिला के राज दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त था। वह काल मिथिला में विद्वत्ता का स्वर्ण काल था। गार्गी के लिखे हुए सूत्र वेद में स्थान पाए हैं। महिला होने के बावजूद उनके नाम के आगे ऋषि लगता है। वे ब्रह्मवादिनी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वे ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थीं। जहां आज के नेता, अभिनेता और लेखक सीता और राम के होने पर ही संदेह करते रहते हैं, वही लोग दिल्ली के महिला सरकारी कॉलेज के नाम गार्गी, मैत्रेयी आदि रखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाल्यावस्था से ही गार्गी वेद आदि में रुचि रखती थी। कहाँ हैं वे विद्वान जो कहते हैं कि भारत में नारी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। भारत के गुरुकुल और अर्थव्यवस्था नष्ट करने वाले, शूद्रों एवं महिलाओं का गौरव नष्ट करने वाले ही भारत पर यह आरोप लगाते हैं। शीघ्र ही गार्गी अद्भुत विद्वान हो गईं। बहुत कम लोग थे जो उनके सामने टिक सकते थे। उनके रचे सूत्र भी वेद में शामिल किए गए। यह सब अज्ञात ही रह जाता यदि महाराजा जनक की सभा में विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति की परीक्षा हेतु शास्त्रार्थ आयोजित न होता। राजा जनक स्वयं विद्वान थे और उनके राज्य में विद्वान पूजित एवं प्रतिष्ठित थे। समय समय पर उनके दरबार में विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ तथा ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती थीं। यह प्रतियोगिता लंबे समय तक चलती रही, किंतु निर्णय नहीं हो पाया। तब किसी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को इसकी जानकारी दी। वे अपने शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ स्थल पर आते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि पुरस्कार के लिए रखी गई गौ, स्वर्ण और संपत्ति को ले चलें। उपस्थित विद्वान विरोध करते हैं और वाद विवाद शुरू हो जाता है। एक एक करके सारे विद्वान पराजित हो जाते हैं। तब गार्गी मैदान में आती हैं। गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी पूछती हैं, हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने अपने शिष्यों को गायों को हाँकने का आदेश दे दिया? याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा, आपको मोह हुआ, परंतु यह तो उचित कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाए तो आप गायों को निश्चित ही ले जाएं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी का प्रश्न था, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिल जाता है? गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क्य प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक ही कह दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किस में जाकर मिल जाती है, और याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गईं और इस तरह गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किसमें जाकर मिल जाता है। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, माति प्राक्षीरमा ते मूर्धा व्यापप्त।
अर्थात गार्गी, इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि इससे तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना और कब चुप रहना है, और गार्गी अच्छी वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी याज्ञवल्क से 2 प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनिए, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गार्गी बड़े ही आक्रामक रूप में आ गई। याज्ञवल्क ने कहा, हे गार्गी, पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये सब किसमें ओतप्रोत है? गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पैने इन 2 प्रश्नों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क ने कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के उत्तर से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की राजसभा में उन्होंने याज्ञवल्क को परम ब्रह्मिष्ठ मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की, तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क को हराना नहीं था। जैसा पहले ही बताया गया है कि गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थीं, तो वे सभी प्रश्नों के जवाब जानती थीं। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। ऐसी विदुषी महिलाओं के बारे में जानकर हमें अपनी बालिकाओं को गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती और अनुसुईया के स्तर तक जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। धन्यवाद।